आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले लेक्चर से। अब पिछला लेक्चर जो था वो लेजर्स का पार्ट 1 था। अब लेजर्स का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था या क्या क्या हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं रिगार्डिंग लेजर्स। अब लेजर के रिगार्डिंग सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि लेजर एग्जैक्टली क्या होते हैं। ये जो लेजर वर्ड है, ये लेजर वर्ड कैसे बना। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि लेजर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको स्पेशल बनाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि लेजर्स में कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि लेज़र इमिशन के लिए काम में आते हैं। उसमें से 3 मेन इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हो गए, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया एंड देन उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन हो गया। फिर उसके बाद इन 3 प्रोसेसेस के बाद हम लोगों ने आइंस्टीन्स कोफिशिएंट देखे थे जो कि इन तीनों प्रोसेसेस से ही रिलेटेड या कनेक्टेड थे। अब इन तीनों आइंस्टीन्स कोफिशिएंट के बाद हम लोगों ने उन तीनों के बीच में कोरिलेशन देखा था कि किस तरह से ये तीनों के तीनों आइंस्टीन्स कोफिशिएंट है आपस में इंटर रिलेटेड है एंड क्या रिजल्ट देते हैं एंड उस रिजल्ट के बेसिस पे किस तरह से हम लेजर को इमिट करवा सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। ये था हमारा पिछला लेक्चर। अब पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में आगे देखते हैं कि किस तरह से लेजर आगे इमिट होती है और उसके पीछे क्या क्या थ्योरी है। तो सबसे पहले उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो लेजर जो है, लेजर में 3 कंडीशंस ऐसी होती है जिनकी फुलफिलमेंट जरूरी होती है किसी भी लाइट के एम्पलीफिकेशन के लिए या लेजर लाइट में, लाइट के एम्पलीफिकेशन में। अब उसमें से सबसे पहली कंडीशन की अगर बात करें तो उसमें पहली कंडीशन ये आ जाती है कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है इट शुड डोमिनेट द स्पॉन्टेनियस एमिशन। दैट मीन्स कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन में जितनी भी वेव्स होती हैं किसी भी लाइट की, दे आर नॉट इन फेज, और जब वो फेज में नहीं होगी तो लाइट एम्पलीफिकेशन नहीं होगा एंड लाइट एम्पलीफिकेशन नहीं होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगी। और लेजर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक यही होता है इट इज हाईली इंटेंस। तो जब इंटेंसिटी नहीं होगी तो इट विल नॉट बी अ लेजर, ये नॉर्मल सोर्स की तरह काम करेगा। तो जैसे कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 था जो कि स्टिमुलेटेड पहला स्पॉन्टेनियस एमिशन से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 देखा था एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में इक्वेशन नंबर 3 था। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालना चाहें तो स्टिमुलेटेड एमिशन टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन निकालते हैं तो ये जो रेशियो है ये दिस इज द रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द सेकंड स्टेज टू फर्स्ट स्टेज फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन। ये आ गई प्रोबेबिलिटी B21 N2 U न्यू एंड देन उसके बाद अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो A21 into N2 आ जाता है। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर N2 N2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास B21 डिवाइडेड बाई A21 एंड U न्यू बचेगा, B21 अपॉन A21 U न्यू। अब ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन टू स्पॉन्टेनियस एमिशन इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ B21 डिवाइडेड बाई A21, दैट इज ये क्या है हमारा Einstein coefficient for stimulated emission and this one is Einstein coefficient for spontaneous emission। तो stimulated emission को dominate करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक और चीज की, क्या? U न्यू की। अब U न्यू क्या था? U न्यू था रेडिएशन की। तो डेंसिटी ऑफ रेडिएशन या डेंसिटी ऑफ फोटोन्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जितनी ज्यादा डेंसिटी ऑफ फोटोन्स होगी उतनी ज्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन होगी वहां पर। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है स्टिमुलेटेड एमिशन की। और अब स्टिमुलेटेड एमिशन की बात की तो स्टिमुलेटेड एमिशन में ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा और सिर्फ फोटोन डेंसिटी से स्टिमुलेटेड एमिशन होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वहां पर क्या हो जाता है कि और ज्यादा और नंबर ऑफ फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। सेकेंड कंडीशन आ जाती है मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट में हम लोगों ने इसको समझने के लिए अब ये जो हम लोगों ने लास्ट रिजल्ट जो देखा था, रेशियो जो देखी थी स्टिमुलेटेड एमिशन टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन,
इस रेशियो में हम लोगों ने रिजल्ट में ये भी देखा था कि B21 डिवाइडेड बाय A21, तो ये जो तो रेशियो है, ये रेशियो भी लार्ज होना चाहिए। ये रेशियो लार्ज है, दैट मीन्स कि B21 शुड बी much greater than A21. That means stimulated emission should be greater as compared to spontaneous emission. अब probability of stimulated emission increase करने के लिए हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एक ऐसी चीज की जिसमें कि लाइफ टाइम ऑफ एटम जो है वो ज्यादा हो। अब लाइफ टाइम ऑफ एटम ज्यादा, दैट मीन्स कि एक्साइटेड स्टेट जो है उसकी लाइफ टाइम ज्यादा हो। अब ये जो ऐसा स्टेट है जिसकी लाइफ टाइम ज्यादा हो या एटम्स हैं इस स्टेट में आके ज्यादा टाइम तक रुके, ऐसी स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट कहा जाता है। और इसमें जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन ये आ जाती है कि स्टिमुलेटेड इमिशन शुड डोमिनेट एब्जॉर्प्शन। अब ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी जो लेजर है वो स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से ही मिलती है। अब मान लो स्टिमुलेटेड इमिशन से एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन के बाद वो हायर स्टेट में तो जाएंगे बट स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं होगा। उस केस में हमको लेजर लाइट नहीं मिलेगी। तो अगर सेम रेशियो देखिए स्टिमुलेटेड इमिशन टू द एब्जॉर्प्शन रेट, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों के रेशियो लिखे, तो रेशियो लिखे तो B21 N2 U nu डिवाइडेड बाय B12 N1 U nu। अब यहाँ पर N2 सॉरी U nu कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने रिजल्ट में N2 अपॉन N1 लिखा है, यहाँ पर B21 और B12 कहाँ गए? जैसे कि हम लोगों हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, रिजल्ट निकाला था रिलेशन बिटवीन द आइंस्टीन कोफिशिएंट में, उसमें ये देखा था कि B21 इज इक्वल टू B12, दैट मीन्स दोनों बराबर हैं। उस केस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ N2 डिवाइडेड बाय N1 बचेगा। अगर इसको ध्यान से देखें तो N1 क्या चीज है? दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स इन द फर्स्ट स्टेट एंड N2 आर द नंबर ऑफ एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो दैट मीन्स अगर स्टिमुलेटेड इमिशन करवानी है तो N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। और नॉर्मल केस में क्या होता है? इक्विलिब्रियम केस में N1 मतलब लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। तो हमको क्या करवाना है? अगर लेजर लाइट चाहिए है तो लेजर लाइट के लिए N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, तो तभी ही स्टिमुलेटेड emission will be able to dominate the absorption और stimulated emission। अब इसी चीज को अगर हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में देखें, डायग्राम फॉर्म में देखें, तो नॉर्मल केस में N2 is very less than N1, that means number of atom in the second state should be very less than in N1, that means N1 में ज्यादा है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेट हो गई E1, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, नंबर ऑफ एटम्स N1, ये these are the number of atoms। अब सेकेंड स्टेट की बात करें तो ये जो सेकेंड स्टेट है E2, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, नंबर ऑफ एटम्स है उसमें N2 है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए। तो नॉर्मल केस में देखें तो N2 आर वेरी लेस देन N1। ये कंडीशन है नॉर्मल स्टेट की। अगर हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन या मेटास्टेबल स्टेट की बात करें तो मेटास्टेबल स्टेट जो है, अभी ये जो टर्म है पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये भी जस्ट इसके बाद हम लोग करते हैं। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट होती है उसमें क्या होता है कि सेम हमारे पास फर्स्ट स्टेट है एनर्जी स्टेट E1, द नंबर ऑफ एटम्स N1, सेकंड ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए, सेकंड एनर्जी स्टेट E2, नंबर ऑफ एटम्स N2, और ये रहे हमारे नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है ये स्टेट कहलाएगी हमारी मेटास्टेबल स्टेट। एंड ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में N2 है, इट इज वेरी ग्रेटर देन N1। इस स्टेट को हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट भी कहते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो तीनों कंडीशन हम लोगों ने देखी कि लेजर के लिए तीन कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए, तो इन तीन कंडीशंस को हम लोग फुलफिल कैसे करते हैं। तो फुलफिलमेंट के लिए सबसे पहले जो अभी एग्जैक्टली हम लोगों ने देखा पिछले डायग्राम में कि पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए हमको। पॉपुलेशन इन्वर्जन दैट मीन्स कि इन्वर्टेड होनी चाहिए। अब नॉर्मल केस में N1 that means number of atoms in first energy level are very large as compared to number of atom in excited state। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ या ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ।
बट अब क्या है कि किसी एक ऐसे मीन से, या नॉर्मल केस में हमको पता है कि जब भी कोई एटम अपने ग्राउंड स्टेट पे बैठा है या सिचुएटेड है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट। अब बाय समहाउ हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं एक एटम को। ये एक एटम की बात की। अब इन अ मटेरियल देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, ये सारे के सारे एटम के एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन रिवर्स हो गई। नंबर ऑफ एटम जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड लेवल। ये जो हम लोगों ने ये देखी, तो नंबर ऑफ एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन। और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पंपिंग की। दैट मीन्स हमको कंटिन्यूसली बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो सके, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन फुलफिल हो सके। अब आगे चलते हैं, सेकेंड कंडीशन जो है मेटास्टेबल स्टेट की। अब एग्जैक्टली हम लोग मेटास्टेबल स्टेट को देखते हैं क्या होता है। मेटास्टेबल स्टेट थोड़ा सा ब्रीफली हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देखा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ मेटास्टेबल स्टेट। अब नॉर्मल केस में या कोई भी मटेरियल है, मटेरियल में सारे के सारे एटम हैं ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जब वो एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो अपने एक्साइटेड लेवल पे जाते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे जाते हैं। जब वो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे जाते हैं तो दे विल स्टे देयर फॉर सम टाइम। अब ये जो टाइम है ये नैनो सेकेंड में होता है, 10⁻⁷ to -8 सेकेंड के आसपास रहता है। इस टाइम के बाद वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। तो जितने टाइम के लिए वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे रुके, दैट इज नोन एज लाइफ टाइम ऑफ द एटम्स या द लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट। अब उस लाइफ टाइम के बाद सारे के सारे एटम क्या हो गए, वापस नीचे आ गए। अब हम लोगों ने पंपिंग देखा कि एनर्जी प्रोवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, एटम्स को फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे भेजते हैं एंड देन वो वापस फर्स्ट एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पे आते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है ये ऊपर नीचे कंटिन्यू चलता रहता है। अब चलते रहने के बाद हमको ये जो हम लोगों ने पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन देखी थी ये फुलफिल नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमको क्या चाहिए कि जो नंबर ऑफ एटम्स है सेकेंड स्टेज में या फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा कैसे हो सकते हैं कि एटम क्या है, ज्यादा टाइम के लिए रुके, एटम्स गए रुके, फिर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हुए एंड उस लेवल पे जाके रुक गए। अब धीरे धीरे क्या है वो इकट्ठा हो रहे हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स जो है फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे इंक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज होते गए ये कम हो गए जब उस स्टेट का लाइफ टाइम जो है वो ज्यादा होगा, तभी हम लोग ये कंडीशन फुलफिल करा पाएंगे। तो ये जो स्टेट है, दिस स्टेट इज नोन एज मेटास्टेबल स्टेट। अब ये जो मेटास्टेबल स्टेट है इसका जो लाइफ टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड्स और हमारी नॉर्मल जो है वो 10⁻⁷ to -8 सेकेंड के बीच में लाई करती है। अब ये तो होती है हमारी मेटास्टेबल स्टेट। अब ये जो मेटास्टेबल स्टेट है हर एक मटेरियल में प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ सर्टेन मटेरियल ऐसे नेचर में प्रेजेंट होते हैं या उनके फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में या उस प्रोसेस में, उस ड्यूरेशन में कहीं कहीं पर इम्प्योरिटीज एटम्स होते हैं जहां पर क्या है ये फॉरबिडन बैंड गैप में लाई करते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, वहां पर ये मेटास्टेबल स्टेट मिलते हैं। और यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसमें रेडिली अवेलेबल हो जाता है अगर लाइफ टाइम जो है लार्ज होता है। और यहाँ पर क्या है कंपटीशन नहीं होता कि इन लेवल को सिर्फ और सिर्फ भरना है, क्योंकि दीज आर लोकलाइज्ड लेवल्स। तो ये जो तीन जो थे हमारे फुलफिलमेंट थी कि किस तरह से कंडीशंस को फुलफिल कर सके। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कोई भी हमारा एक लेजर सिस्टम है कि जब भी हम लेजर बनाते हैं तो उस लेजर में या उस पूरे के पूरे सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो जरूरी होते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं इन कंपोनेंट्स के बिना लेजर जो है या एक पूरा का पूरा लेजर सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, बिना उसके लेजर नहीं बन सकती है।
तो उनमें से सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, दैट इज एक्टिव मीडियम। अब एक्टिव मीडियम की अगर बात करें तो एक मटेरियल होता है जिसके अंदर जो है लेजर एक्शन होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव मीडियम। इसकी डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे, बट ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्टिव मीडियम क्या होता है। फिर ये जो एक्टिव मीडियम है, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस। और ये जो मीडियम है, इस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लेजर लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, या किस वेवलेंथ की लेजर लाइट बाहर एमिट होगी सिस्टम से। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है लेजर मीडियम का कि इट शुड बी एबल टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, वो पॉपुलेशन इन्वर्जन करवा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है किसी भी मीडियम का। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक मेटास्टेबल स्टेट जरूरी होनी चाहिए। तो एक्टिव मीडियम क्या हो गया, ऐसा मीडियम है जिसमें मेटास्टेबल स्टेट प्रेजेंट है। अब नॉर्मल केस में क्या हो गया कि जो एटम्स हैं, एटम्स क्या है, एटम्स की वजह से लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब ये जो है हर एक एटम जो है, हर एक एनर्जी का जो एटम है वो लेजर ऑपरेशन के लिए जरूरी नहीं होता या सुटेबल नहीं होता है। तो हर एक मटेरियल में नंबर ऑफ जो एटम्स जो है, उन एटम्स में सिर्फ छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ एटम जो है वही रिक्वायरमेंट रहता है, या वही होता है जो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन को अचीव कर सकता है। तो ये जो है, जो फ्रैक्शन जो है एटम्स का जो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर रहा है, वही स्टिमुलेटेड इमिशन अचीव करवाता है एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट होती है। तो ऐसा जो एटम, ये जो जितने भी एटम है जो कि स्टिमुलेटेड इमिशन अचीव करवाते हैं या लेजर एक्शन होता है जिनकी वजह से, उनको क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज एक्टिव सेंटर्स। बाकी पूरा का पूरा रेस्ट ऑफ द मीडियम जो है उसको होस्ट बोलते हैं, जो कि एक्टिव सेंटर्स को सपोर्ट करता है। और ये जो मीडियम है जो एक्टिव सेंटर्स को होस्ट करता है, दैट मीडियम इज नोन एज एक्टिव मीडियम। तो लास्ट में डेफिनेशन देखें एक्टिव मीडियम की, तो एक्टिव मीडियम क्या है, एक ऐसा मीडियम है जिसको जब एक्साइट करते हैं वो स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन में पहुंचता है और स्टिमुलेटेड इमिशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से लाइट एम्प्लीफिकेशन होता है। हम बोल सकते हैं एक्टिव मीडियम में बी डिफाइंड एज अ मीडियम which when excited reaches the state of population inversion and promotes stimulated emission leading to the light amplification। ये था हमारा पहला कंपोनेंट लेजर सिस्टम का। अब सेकंड कंपोनेंट की बात करें, पंपिंग। अब पंपिंग जो है, जैसा लिटरल मीनिंग देखें पंपिंग की, तो इसमें नॉर्मल केस में, नॉर्मल हाउसेज में हम पंप क्या करते हैं, किसी एक प्लेस से किसी चीज को दूसरी प्लेस में, नॉर्मल केस में पंपिंग जो है वाटर के लिए यूज करते हैं, हम लोग पंप्स यूज करते हैं। वहां पर क्या करते हैं कि एक जगह से पानी दूसरी जगह मूव कराते हैं। नॉर्मल केस में घरों में नीचे बड़े बड़े टैंक्स है, टैंक से ओवरहेड टैंक्स में ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप्स। अब इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल एनर्जी पंप यूज करता है, और उस एक्सटर्नल एनर्जी की हेल्प से पानी जो है लोअर लेवल से या नीचे जो बॉटम में जो टैंक्स बने हैं, पानी ओवरहेड टैंक्स में ऊपर तक जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल एनर्जी यूज की जा रही है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो पंपिंग इज एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जो कि एनर्जी सप्लाई करता है, विच इज नीडेड टू ट्रांसफर द लेजर मीडियम इनटू द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। दैट मीन्स कि हमने देखा पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसमें क्या होता है कि ग्राउंड लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे एटम्स जाते हैं। अब वो एटम्स अपनी मर्जी से तो नहीं जाएंगे, उनको क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। दे कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, दे रिक्वायर सम एनर्जी एंड समथिंग विल प्रोवाइड दैट एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द एनर्जी, जिससे कि वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, दैट इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज पंपिंग। तो ये जो पंपिंग है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी। अब वेरियस टेक्निक्स यूज की गई है पंपिंग के लिए लेजर्स में, जिसमें कि एटम्स जो है मेटास्टेबल स्टेट पे पहुंचाए जाते हैं। अब ये जो पंपिंग के जो टाइप्स हैं ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले आती है ऑप्टिकल पंपिंग। अब जैसे कि नाम बता रहा ऑप्टिकल पंपिंग है, इट इज रिलेटेड टू लाइट। तो
ऑप्टिकल पंपिंग में द मीडियम इज एक्साइटेड बाय सप्लाइंग द ल्यूमिनस एनर्जी, लाइट सोर्स से ल्यूमिनस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड एटम एक्साइटेड लेवल पे जाता है और ये शॉर्ट फ्लैशेस या पल्सेस के फॉर्म में रहता है एंड बेसिकली रूबी लेजर में यूज किया जाता है ऑप्टिकल पंपिंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है गैसियस लेजर्स में यूज किए जाते हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करती है एंड ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम्स को, मीडियम के एटम्स को हिट करता है एंड हिट करने के बाद एनर्जी ट्रांसफर करता है एंड एटम को आयनाइज करता है और वी कैन से दैट एटम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके एक्साइटेड लेवल पर चला जाता है। नेक्स्ट इज केमिकल पंपिंग। अब केमिकल पंपिंग एज इट्स नेम सजेस्ट कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से एनर्जी यूज की जाती है। जैसे एग्जांपल हो गया कि हाइड्रोजन जब फ्लोराइड के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जनरली ये CO2 लेजर में यूज किया जाता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ पंपिंग इज डायरेक्ट कन्वर्जन। अभी जो डायरेक्ट कन्वर्जन है बेसिकली सेमीकंडक्टर्स लेजर्स में यूज होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है डायरेक्टली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर्स लेजर में हम लोग जब सेमीकंडक्टर लेजर को डायरेक्टली एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज होती है एंड ये जो इलेक्ट्रिकल पंपिंग है वो होज से डायरेक्ट लाइट एनर्जी के फॉर्म में लेजर बाहर इमिट आउट होती है और ये जो है LEDs के फॉर्म में यूज होती है। तो ये था सेकेंड एसेंशियल कंपोनेंट दैट इज पंपिंग। अब उसके बाद लास्ट कंपोनेंट पे आते हैं दैट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब ये जो नाम है ऑप्टिकल रेजोनेटर इसको समझते हैं तो सबसे जो पहला वर्ड है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मीन्स रिलेटेड टू लाइट एनर्जी एंड वर्ड रेजोनेटर एक ऐसा कंपोनेंट मटेरियल होता है या अरेंजमेंट होता है जिसकी हेल्प से हमको एक सिंगल सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी या सिंगल सिलेक्टिव चीज मिलती है बाहर आउटपुट में, तो दैट इज नोन एज रेजोनेटर। अब रेजोनेटर जो है इट कैन बी इलेक्ट्रिकल रेजोनेटर, मैकेनिकल रेजोनेटर, ऑप्टिकल रेजोनेटर और ऑप्टिकल रेजोनेटर है जिसकी हम लोग अभी बात करेंगे। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर में हमको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट ही बाहर मिलती है। तो ये जो लेजर है एक लाइट सोर्स है। अब इस लेजर लाइट सोर्स को हम लोग एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर से अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में क्या होता है कि जो आउटपुट है उसका, जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है उसको फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं ऑसिलेटर के इनपुट में। अब ये जो इनपुट है, इनपुट अगेन एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफाई होकर आउटपुट में जाता है और ये जो आउटपुट है अगेन आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट एंड ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू होता रहता है। दैट इज इट इज नोन एज ऑसिलेटर। ऑसिलेशन हो रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। तो सिमिलरली अगर लेजर की बात करें तो लेजर मीडियम में क्या होता है, एम्पलीफिकेशन हो रहा है। इसमें क्या है कि जो एक ऑसिलेटर में कन्वर्ट हो जाता है और जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो यूज होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर में। अब ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है, अब ऑप्टिकल रेजोनेटर को डायरेक्टली हम लोग जाते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। तो अभी आते हैं, सबसे पहले हमारे पास हमने पहला कंपोनेंट देखा, हमारा पहला कंपोनेंट है एक्टिव मीडियम। तो दिस इज अवर एक्टिव मीडियम। अब एक्टिव मीडियम है, एक्टिव मीडियम में जो है कि मेटास्टेबल स्टेट प्रेजेंट है। अब मेटास्टेबल स्टेट है तो दैट मीन्स एक्टिव मीडियम का काम है कि विद द हेल्प ऑफ पंपिंग, जो कि सेकेंड एसेंशियल कंपोनेंट है, उससे जितने एटम जो है ग्राउंड लेवल पे हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके या गेन करके एक्साइटेड लेवल पर चले जाएं। तो सेकेंड कंपोनेंट पंपिंग, एक्सटर्नल सोर्स से हम लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड कर दी इस एक्टिव मीडियम की। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गया दैट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब रेजोनेटर में अभी आते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि जब पंपिंग हुई एक्टिव मीडियम में एटम्स जो हैं लोअर एनर्जी स्टेट पे बैठे हैं वो एक्साइटेड स्टेट पे गए। अब एक्साइटेड स्टेट पे गए तो वहां जाने के बाद कहां पर गए, मेटास्टेबल स्टेट में। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट है मेटास्टेबल स्टेट है। अब इस मेटास्टेबल स्टेट पे वो 10⁻³ सेकेंड्स के आसपास
रुकने के बाद वो क्या है, ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे, अपने ग्राउंड लेवल पे आएंगे। अब ये जो ग्राउंड लेवल पे आएंगे वो कैसे आएंगे, एक कोई भी आइटम स्पॉन्टेनियसली डिके होगा एंड वो क्या करेगा, इट विल टेंड अदर एटम्स, ऑल ऑफ द एटम्स टू गेट बैक टू द ग्राउंड लेवल, और ये सारे के सारे एक साथ ग्राउंड स्टेट पे आएंगे। अब ये सारे के सारे ग्राउंड स्टेट पे आए एक साथ, तो वो सारे क्या करेंगे, एक सिंगल टाइम पे एमिट आउट होंगे। जब वो सिंगल टाइम पे एमिट आउट होंगे दैट मीन्स उन सबका फेज सेम होगा। अगर मैं नॉर्मल स्टेट की बात करूं तो नॉर्मल स्टेट में या इसमें मेटास्टेबल स्टेट नहीं है, तो एटम्स क्या है, एक्साइटेड लेवल पे जाएंगे, सम ऑफ द एटम्स विल गो टू द एक्साइटेड लेवल, वो वापस नीचे आएंगे, एमिट होगा, फिर उसके बाद दूसरे एटम एमिट होंगे, फिर बाहर होंगे। तो ये सारी की सारी वेव्स जो हैं बाहर निकल रही है, दे विल नॉट बी इन फेज। तो ये जो हमने बोला था कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लेजर का कोहेरेंट, तो कोहेरेंसी जो है नॉर्मल स्टेट में नहीं रहती, बट एक्टिव मीडियम जो है जिसमें कि मेटास्टेबल स्टेट है, वहां पर सारी के सारी वेव्स जो है सेम फेज में रहेगी, दैट मीन्स कोहेरेंट वेव्स बाहर निकलेंगी। तो ये जो कोहेरेंट वेव है हर एक डायरेक्शन में बाहर निकलेंगी जब वो अपने फर्स्ट एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगी। तो ये जितनी आपको ये जो एरोज दिख रहे हैं ये सारी की सारी वेव्स हैं, रैंडम डायरेक्शन में हर एक डायरेक्शन में बाहर एमिट आउट होंगे। तो अब क्या करना है, हमको मेन इंपॉर्टेंट चीज एम्पलीफिकेशन करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक में इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, तो हाई इंटेंसिटी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस एक्टिव मीडियम के दो ऑपोजिट एंड्स पे मिरर्स लगा दिया, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगा दिए। तो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स में अगर एक लेफ्ट हैंड साइड के पहले मिरर की अगर बात करें तो ये जो मिरर है इट इज 100% रिफ्लेक्टिंग। यहां से कोई भी वेव जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी या ट्रांसमिट नहीं होगी। हाँ, एब्जॉर्प्शन या लॉसेस की बात करें तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता है, बट हम आइडियली बात करते हैं कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है इस फर्स्ट मिरर से। और अगर हम सेकेंड मिरर की बात करें इट इज 99.9% रिफ्लेक्टिंग मिरर, दैट मीन्स कि इसमें कुछ रेडिएशन बाहर जाएगा। हमने पर्पसफुली इसको 99.9% रिफ्लेक्टिंग रखा है, क्यों, क्योंकि जब सफिशिएंट एम्पलीफिकेशन हो जाएगा तो हमको लेजर आउटपुट कहां से मिलेगा, वो यहीं से लेजर आउटपुट मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ कि सारे के सारे जो है वेव्स हैं बाहर की तरफ निकली। अब ये जो सारी वेव्स हैं बाहर निकली, कुछ वेव जो है मीडियम के अंदर हो गई। अब हम लोगों ने अज्यूम किया ये जो वेव है, ये वेव जो है अलोंग द एक्सिस जो है ऑफ द एक्टिव मीडियम मूव कर रही है, और ये जो एक्टिव मीडियम है ये ऑप्टिकल रेजोनेटर के कैविटी के बीच में रखा हुआ है। तो जब ये वेव मूव करेगी विद इन द मीडियम, वो क्या करेगी, दूसरे एटम के साथ कोलाइड करेगी। जब दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करेगी तो क्या करेंगे, दूसरे एटम क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट पे आएंगे एंड एटम्स का एम्पलीफिकेशन होगा, ये वेव्स का एम्पलीफिकेशन होगा। तो ये जो एक सिंगल वेव है, वेव से नंबर ऑफ वेव से इंक्रीज होगी। अब ये जो क्या होगा, अब ये सिंगल वेव जो फर्स्ट वेव थी हमारी, ये फर्स्ट वेव है थ्रू आउट द एक्टिव मीडियम प्रोपेगेट करेगी, मीडियम से बाहर निकलेगी, यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी एंड वापस अंदर जाएगी। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके अंदर गई तो क्या है, इसने क्या किया, नंबर ऑफ वेव्स को इंक्रीज कर दिया, ये होगी। अगेन फिर ये फॉर एग्जांपल दो वेव बाहर निकली, ये जो वेव्स हैं ये वेव वापस जाएंगी, इस मिरर से टकराएंगी, टकराने के बाद जब ये वापस मीडियम में एंटर करेंगी तो अगेन ये और एक्साइटेड एटम्स को डी एक्साइट करेगी एंड नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज होगी। अब अगेन ये जो वेव्स हैं ये आगे मूव करेगी विद इन द मीडियम, यहां पर आएंगी, यहां से रिफ्लेक्ट करेंगी, वापस मीडियम में जब एंटर करेंगी तो अगेन ये इमिट होने के बाद जब तक वो अगेन वापस एंटर करती हैं तो जो इमिशन हुआ था, इमिशन से वापस इस पंपिंग की हेल्प से सारे के सारे एटम हायर स्टेट पे चले जाएंगे। जब वो हायर स्टेट पे चले गए साइड बाय साइड, ये जो वेव्स हैं ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, जब वो वापस आएगी इन सारे एटम्स को ग्राउंड स्टेट पे लेके आएगी एंड नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज। एंड जब सफिशिएंट एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, वेव्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो 99.9% रिफ्लेक्टिंग मिरर है यहां से वेव बाहर निकलेगी एंड हमको यहां से
लेजर आउटपुट मिला। तो ये जो था आज का हमारा मेन इंपॉर्टेंट बेसिक थ्योरी थी कि किस तरह से लेजर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, लेजर सिस्टम जो है वो लेजर सिस्टम किस तरह से बनता है, लेजर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट जो है इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है किसी भी लेजर सिस्टम को वो किस तरह से फुलफिल करती है, ये सारी की सारी चीजें आज हम लोगों ने आगे देखी। अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लेजर जो है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।